Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों बस हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करूँगा। जैसे यहाँ पे लिखा है बच्चों, फेल्योर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज़ ए पार्ट ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से, बहुत ही ठीक ढंग से अपनी स्टडी करते हैं। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया या बाकी टीचर्स ने पढ़ाया, बहुत अच्छे से अपनी स्टडी करेंगे। लेकिन क्या होता है, जब एग्ज़ाम होता है आपको संडे को, या जब भी आपका एग्ज़ाम होता है, तो उस एग्ज़ाम के अंदर बहुत बारी क्या होता है कि जितना हम अच्छे से हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क हम लोग करते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना, सभी के साथ हुआ होगा। तो जो मार्क्स होंगे बच्चों, वो किसी भी बच्चे की, जो मार्क्स होंगे वो किसी भी बच्चे की क्वालिटी डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, किसी भी बच्चे की क्वालिटी डिफाइन नहीं करेंगे। सारे के सारे बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सभी बच्चे चीज़ों को अच्छे समझते हैं। लेकिन मार्क्स क्या होता है, कभी कभी कोई क्वेश्चन दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया एग्जाम के टाइम में, तो अगर मार्क्स कम आते हैं तो बच्चों उसको हम लोग कभी फेल्योर नहीं बोलते हैं। ठीक है, पहली चीज़ जो आप दिमाग में बिठा लो, फेल्योर्स वर्ड का मतलब वो नहीं है कि जब मार्क्स आप पे कम आ जाएं। ठीक है, तो मार्क्स कम ज़्यादा आते रहेंगे, कभी मार्क्स ज़्यादा आएंगे, कभी कम आएंगे, वो थोड़ा बहुत चलता रहता है। ठीक है, तो फेल्योर जो है ना, वो आपकी एक जो जर्नी हमारी है, जो सक्सेस की जर्नी है, जो हमारा गोल है, उसके रास्ते में आपको फेल्योर भी मिलेंगे और आपको सक्सेस भी मिलेगी, अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, कम मार्क्स भी मिलेंगे, हर टाइप के आपको लोग भी मिलेंगे। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ को फेस करेंगे हम लोग। और फेस करते करते जहाँ फेल्योर्स होगा, उस फेल्योर्स के अंदर बच्चों एक काम करना है, इम्प्रूवमेंट। क्या करना है? इम्प्रूवमेंट। और इस इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे यहाँ पे सारे के सारे टीचर्स हैं, मैं हूँ आपके लिए। तो जब भी आपको फेल्योर्स होता है, मार्क्स कम आते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। जहाँ हमारी गलतियाँ हुई थी, उन गलतियों को हम लोग पिछले एग्जाम से सीखेंगे और नेक्स्ट एग्जाम में गलतियाँ नहीं करेंगे, और जिससे हमारे मार्क्स क्या होंगे बच्चों, बढ़ते जाएंगे और हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल ईमानदारी से। तो फेल्योर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस। तो बच्चों जो हमारा गोल है, जो हमारा टारगेट है, जैसे बहुत से बच्चों का आईआईटी टारगेट है, बहुत से बच्चों के लिए एम्स टारगेट है ना, डॉक्टर बनना है, किसी को अच्छा इंजीनियर बनना है। तो बच्चों जो हमारा गोल है, जो हमारा टारगेट अभी लाइफ स्टार्ट हुई है, तो उसको तैयार हूं। लेकिन फेल्योर को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने देना। ये हमारी सक्सेस का एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा पार्ट है। ठीक है, उसको एंजॉय करो और आगे बढ़ेंगे। जो भी फेल्योर्स होगा इम्प्रूव करेंगे। अब बच्चों चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर की तरफ। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आज का जो टॉपिक हमारा होगा साइक्लो एल्कीन। ठीक है, साइक्लो एल्कीन्स। बच्चों इसके पहले जो लेक्चर हुआ था, उसमें हम लोगों ने साइक्लो एल्केन्स के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है साइक्लो एल्कीन्स। ठीक है, साइक्लो एल्कीन्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलते हैं, और कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, क्या कंडीशन होनी चाहिए बच्चों, वो सारी की सारी बातें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रेडियो आप लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसकी हेल्प से फिर मैं आपको यहाँ पे इस केस को समझाऊंगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, देखो इस तरीके से, ये एक मॉलिक्यूल मैंने ले लिया है, आपको साइक्लोहेक्सीन, और यहाँ लगाया मैंने एक हाइड्रोजन और एक लगाया मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन। ध्यान देना सभी लोग, ये जो बच्चों रिंग है, इस रिंग में आपको क्या दिख रहा है, ये वाला जो कार्बन है ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, है ना। दो आपके हाइड्रोजन है ना, जिसको जोड़ लेना बैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए, ये भी आपका sp3 होगा, यहाँ भी sp3 होगा, बट दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस कार्बन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया था बच्चों कि जब रिंग की हम लोग बात करते हैं, तो रिंग के अंदर हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, कि कम से कम, इसके पहले लेक्चर हुआ है
कि रिंग के अंदर कम से कम एटलीस्ट हम लोग बात करते हैं कि एटलीस्ट 2 कार्बन एटम ऐसे हों जो बच्चों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हों और उन पे डिफरेंट ग्रुप आपके लगे हों, तो वहाँ पे रिंग के अंदर आपका ज्योमेट्री जब रिंग के बाहर डबल बॉन्ड था तो फिर मैंने वो केस आपको बताए थे। अब रिंग के अंदर डबल बॉन्ड आ गया तो बच्चों साइक्लोएल्कीन हो गया है। तो साइक्लोएल्कीन में क्या चेक करेंगे कि ये जो sp3 वाले कार्बन एटम है क्या यहाँ से आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेगा, तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि सारे के सारे sp3 वाले कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन मिलेंगे, वो सारे के सारे सेम है, तो रिंग से आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं मिलने वाला है। अब रिंग के अंदर जो पाई बॉन्ड है, जो रिंग के अंदर पाई बॉन्ड है वो साइक्लोएल्कीन की प्रॉपर्टी बता रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा यही है कि यहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, तो मेरा आंसर होगा बच्चों नो, यहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, उसके पीछे रीजन समझो। रीजन बच्चों ये है कि ये जो आपको रिंग दे रखी है, इस रिंग के अंदर बच्चों पहले तो देखो स्ट्रेन है, ठीक है। स्ट्रेन का मतलब बच्चों रिपल्सन, ऑलरेडी यहाँ पे आपको रिपल्सन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये जो रिपल्सन है उसके चक्कर में अगर मैं यहाँ पे इस हाइड्रोजन को मैं इस अंदर की तरफ शिफ्ट कर दूं तो आप बोलोगे कि सर ये तो ऑन पेपर या ऑन कॉपी या ऑन बोर्ड तो सर पॉसिबल हो रहा है, बट बच्चों आपका जो बुक पे या पेपर पे या बोर्ड पे जो चीज़ केमिस्ट्री में पॉसिबल होती है वो एक्चुअली में पॉसिबल नहीं होती है। तो केमिस्ट्री का मतलब ये है कि आप कॉन्सेप्ट को समझो, है ना, मॉलिक्यूल्स में किस तरीके से चीज़ें कहाँ पॉसिबल हैं थर्मोडायनेमिकली और कहाँ पे आपकी केमिकल काइनेटिकली पॉसिबल है, किस तरीके से आंसर आपका बनेगा। तो यहाँ पे जो मैंने रोटेशन करा दिया हाइड्रोजन का, ये बच्चों रोटेशन पॉसिबल होगा ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन का रोटेशन अंदर करा दिया मैंने, रोटेशन कराने में पहली चीज तो ये आप बोलोगे कि सर ये मॉलिक्यूल तो सर सिस है, दोनों हाइड्रोजन सेफ साइड में, यहाँ पे अपोजिट साइड में आपने कर दिए तो ये ट्रांस होना चाहिए। तो बच्चों ये जो ट्रांस बना है अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू रूल्स बच्चों मॉलिक्यूल होगा, ये बच्चों कभी भी ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड में जो ट्विस्ट होना चाहिए वो ट्विस्ट पॉसिबल है ही नहीं, वो रोटेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रेन है, दूसरा यहाँ पे डबल बॉन्ड के अक्रॉस यहाँ पे कार्बन के पास इतनी एनर्जी भी नहीं है कि जिसकी वजह से हाइड्रोजन में रोटेशन हो चुके। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, आप घर से यहाँ तक कॉलेज तक आते हो, इंस्टीट्यूट तक, तो आपको पता है कि फ्यूल होना चाहिए गाड़ी के अंदर, आपने कुछ खाना खाया तभी आप यहाँ तक चल के आ सकते हो बिकॉज आपके पास एनर्जी है। लेकिन बच्चों यहाँ पे उस कार्बन के पास जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है उसके पास एनर्जी ही नहीं है, इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, तो फिर हाइड्रोजन का रोटेशन आपका हो ही नहीं सकता है, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्म बच्चों कभी भी नहीं बनती है। 2 रीजन है समझ में। पहला रीजन क्या है कि यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड के अक्रॉस कभी भी रोटेशन नहीं होगा हाइड्रोजन का, जिससे ट्रांसफॉर्म नहीं बनेगी, सिर्फ और सिर्फ बच्चों यहाँ पे सिस फॉर्म ही देखने को आपको मिलेगी, ट्रांसफॉर्म कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। ये बात सभी को समझ में आ गई, बताओ जल्दी से। तो अभी क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं बनेगी तो कुछ रूल्स तो होंगे ना, उन रूल्स को जरा बताओ सर। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइक्लोएल्कीन के अंदर, साइक्लोएल्कीन्स के अंदर एक रूल्स आपको ध्यान रखना है कि कार्बन बच्चों लेस देन इक्वल टू 7, अप टू 7 कार्बन एटम तक, अप टू 7 कार्बन एटम तक ही आपको क्या सिर्फ और सिर्फ बच्चों सिस फॉर्म देखने को मिलेगी। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म आपकी अप टू 7 कार्बन एटम तक देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास, उस रिंग के पास, उस साइक्लोएल्कीन के पास एनर्जी इतनी नहीं होती है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्म आपको देखने को मिले। तो समझ में आ गया, ट्रांसफॉर्म इज अनस्टेबल, नेवर एग्जिस्ट, क्योंकि डबल बॉन्ड के अक्रॉस आपका ट्विस्ट पॉसिबल ही नहीं होगा, जिसकी दिख रही है। 2 से रिंग तो बनता नहीं है, ये 4 की रिंग है, ये 5 की रिंग है, ये 6 की रिंग है। तो यहां तक देखो आप अप टू 6 कार्बन एटम तक की जो साइक्लोएल्कीन्स हैं उसमें सिस फॉर्म ही आपको देखने को मिलती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट भी आपको मैं बताता हूं, ध्यान देना कि जैसे बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड की अगर मैं पोजीशन चेंज करूं तो ये जो 3 कार्बन एटम का जो साइक्लोएल्कीन है उसमें डबल बॉन्ड को मैं यहाँ लगा देता हूं, तो अभी भी आप ध्यान से देखो ये सिस फॉर्म ही दिखेगी। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे आप देखो मैंने बताया था सिस फॉर्म का मतलब बच्चों क्या है। सिस फॉर्म का मतलब अगर मैं जनरलाइज करूं बोट फॉर्म, तो दिस बोट फॉर्म अगर बच्चों कहीं ऐसे बोट फॉर्म मिलती है, बोट फॉर्म का मतलब बच्चों जो नाव जो समुद्र में या फिर आप देखते हो नदी के अंदर जो चलती है, तो जो बोट फॉर्म आपको दिखेगी तो हम उसे सिस फॉर्म बोलेंगे। मैं जनरलाइज कर रहा हूं। और अगर बच्चों आपको चेयर फॉर्म ऐसे मिलती है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस। ट्रांस बेटा कैसे रिलेट करना है, चेयर फॉर्म, ये चेयर है जिसपे हम लोग बैठते हैं, समझ में आ रहा है बच्चों। तो बोट फॉर्म का मतलब क्या आपको, मैं अगर मैंने डबल बॉन्ड की मैं पोजीशन चेंज करूं तो क्या आपको यहाँ पे बोट फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो देखो बच्चों स्टिल बेट बोट फॉर्म है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये देखो ऊपर की तरफ आ रहा है, ये ग्रुप ऊपर की तरफ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चों देखो बोट फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही है, बिल्कुल बोट फॉर्म बन रही है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, डबल बॉन्ड की पोजीशन भी चेंज करने पे 3 कार्बन एटम के साइक्लोएल्कीन में, 4 कार्बन एटम के साइक्लोएल्कीन में, 5 कार्बन के साइक्लोएल्कीन में और 6 कार्बन के साइक्लोएल्कीन में अगर आप डबल बॉन्ड की पोजीशन भी चेंज करते हो तो बच्चों आपको सिस फॉर्म ही दिखाई देगी, ट्रांसफॉर्म यहाँ पे नहीं बनती है। तो 2 रीजन बच्चों हो गए। पहले रीजन क्या है, एनर्जी सफिशिएंट होती नहीं है इन सब के पास, जिसकी वजह से रोटेशन पॉसिबल ही नहीं होता है। नया मॉलिक्यूल बनेगा तो बच्चों बिल्कुल भी नया मॉलिक्यूल नहीं बनने वाला है, आपको सिर्फ और सिर्फ सिस फॉर्म ही देखने को मिलेगी, ट्रांसफॉर्म देखने को नहीं मिलती है अप टू 7 कार्बन साइक्लोएल्कीन में। अब आते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे कि अगर बच्चों 7 से अधिक अगर आपके रिंग है तो आंसर क्या बनेगा, तो देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल ये दिया है, आपको समझ में आएगा। ये यहाँ बच्चों कार्बन कितने चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बच्चों 10 कार्बन है, आप बिल्कुल बोल सकते हो सर 10 कार्बन है, तो फिर यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म जो होगी वो आपकी अब एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन मिनिमाइज हो गया, स्ट्रेन कम हो गया, तो यहाँ पे एनर्जी इतनी रहेगी जिसकी वजह से रोटेशन आपका पॉसिबल होगा। तो बच्चों देखो ये सिस फॉर्म है, आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने बोला था बोट फॉर्म, बेटा कंपेयर करो, डबल बॉन्ड यहाँ लगा है, ये बोट बन रही कि नहीं बन रही है बेटा, जल्दी से बताओ। अगर ये बोट फॉर्म अगर आपको समझ में आ रही है जनरल केस में, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिस। और नीचे देखो बच्चों मैंने डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी, मैंने यहाँ पे लगा के देखा डबल बॉन्ड, क्या आपको चेयर फॉर्म बन रही है बेटा, ध्यान दो। ये देखो इस तरीके से क्या है, दिस इज चेयर भाई, ये आप देखो ना यहाँ पे ये चेयर फॉर्म आपको दिख रही है। अगर ये चेयर फॉर्म आपको दिख रही है तो मतलब यहाँ से ट्रांस आपका करेगा एग्जिस्ट। तो 7 कार्बन एटम के साइक्लोएल्कीन तक आपका सिस ही मिलेगा, ट्रांस नहीं बनेगा। एनर्जी का आंसर भी बता दिया मैंने। और 7 कार्बन से आप ऊपर जाओगे 8 9 10 अप टू 11 12 13 14 20 और भी ऊपर, तो वहां पे आपको सिस एंड ट्रांस दोनों फॉर्म आपको देखने को मिलेंगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यहां तक पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ये कुछ यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिए हैं और इन एग्जांपल्स को हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि सिस फॉर्म कहाँ पे मिलेगी, ट्रांसफॉर्म कहाँ पे आपको मिल सकती है। तो चलो बच्चों रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं, देखते हैं जरा। फर्स्ट मॉलिक्यूल देखो यहाँ पे दिख रहे हैं, इसमें कितना कार्बन है बच्चों, तो 7 से अधिक आपको मिलेगा। आप नंबरिंग भी करके देख लो कहीं से भी, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 कार्बन है। मतलब यहाँ पे आपको क्या मिल सकता है, आपको बिल्कुल यहाँ पे आंसर बन सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अच्छा देखते हैं बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने डबल बॉन्ड को चेक करो जरा। रिंग की वजह से तो बच्चों कहीं नहीं बनने वाला, क्यों, सारे के सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं और उनके पास 2 हाइड्रोजन है, वो सेम है, तो वहां तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा नहीं। पाई बॉन्ड के क्रॉस देख लेते हैं अपन, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। तो ये तो बच्चों दिख रही है बोट फॉर्म, देखो बोट दिख रही, कि दिख रही है सभी को, तो मतलब ये सिस फॉर्म है। और यहीं पे अगर पाई बॉन्ड को बच्चों में यहाँ से निकाल के मैं पाई बॉन्ड को सपोज मान लो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इस जगह, ये पाई बॉन्ड मैंने यहाँ बना दिया, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बेटा यहाँ पे चेयर फॉर्म बनेगी। ये देखो ये चेयर फॉर्म बनी कि नहीं बनी, अगर ये चेयर फॉर्म बन रही है तो मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म आपको आराम से हाइड्रोजन को रोटेट करा सकते हो। मैंने डबल बॉन्ड की पोजीशन भी चेंज करके आपको दिखा दिया, तो यहाँ से सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनने वाला है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल को देखो बच्चों, इसको जरा देखो,
क्या यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा? तो देखो बिल्कुल बहुत ही क्लियर है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों रिंग की वजह से नहीं बनने वाला। रिंग में तो देखो एक कार्बन ये है, दूसरा, तीसरा और एक चौथा, सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और मैंने बोला था रिंग में कम से कम एटलीस्ट 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिसपे डिफरेंट ग्रुप हो। यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन दिख रहा है, तो मतलब यहाँ से तो रिंग की वजह से आपके जो sp3 कार्बन है उनकी वजह से कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। अब पाई बॉन्ड की तरफ चलते हैं। तो पाई बॉन्ड में देखो ऊपर एक CH3 लगा है इधर और एक CH3 यहाँ लगा है। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे सर मिल सकता था, लेकिन बच्चों कितना कार्बन रिंग में है? रिंग में टोटल 6 कार्बन है। 6 है तो मतलब 7 से कम है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे आते हैं, क्या यहाँ बनना चाहिए? देखो बच्चों ऊपर क्या है CH3, ये आपका CH3 है और एक होगा यहाँ पे हाइड्रोजन। बट बाकी सारे जो कार्बन हैं वो आप देखो सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज जो भी कार्बन है उनके पास बेटा 2-2 हाइड्रोजन सेम है। तो फिर वहां पे आपकी रिंग की वजह से जो आपके sp3 कार्बन है उनकी वजह से कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। क्यों? कम से कम बच्चों एटलीस्ट 2 कार्बन एटम sp3 वाले चाहिए जिसपे डिफरेंट ग्रुप आपके अटैच हों, तो वहां से आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल सकता था। तो यहां से रिंग की वजह से कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। अब आते हैं पाई बॉन्ड की तरफ। तो पाई बॉन्ड बच्चे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है। आप बोलो सर मिलेगा, लेकिन बच्चों कितना रिंग में कार्बन है? 6 कार्बन है, तो मतलब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया ब्लॉक, बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। अब आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। इस कंपाउंड में क्या दिख रहा है बच्चों, जल्दी से बताओ। इस कंपाउंड में ऊपर देखो एक कार्बन तो ये देखो ये भी sp3 है, CH3 हाइड्रोजन है। तो मैंने बोला था कम से कम 2 कार्बन आपको मिल चुके हैं बच्चों जो sp3 है और दोनों पे डिफरेंट ग्रुप हैं। तो यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बिल्कुल मिलेगा ऊपर रिंग की वजह से, sp3 कार्बन की वजह से। अब पाई बॉन्ड की तरफ आ जाओ, तो पाई बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो भी समझ लो। क्योंकि पाई बॉन्ड जो बच्चों लगा है वो साइक्लोएल्कीन बना रहा है और साइक्लोएल्कीन में कितना कार्बन है बेटा? 6 कार्बन है। तो बोलोगे सर पाई बॉन्ड की वजह से, साइक्लोएल्कीन की वजह से कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा इस मॉलिक्यूल में। लेकिन आपका जो रिंग है जिसमें 2 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं उनकी वजह से आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बिल्कुल मिलेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, होल मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको मिलेगा, लेकिन पाई बॉन्ड की वजह से नहीं बच्चों। किसकी वजह से? रिंग में जो 2 कार्बन ऐसे हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड और जिनके पास प्रेजेंट है 2 डिफरेंट ग्रुप। अब आते हैं इस मॉलिक्यूल की तरफ, क्या यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा? तो बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखो बच्चों ये कार्बन तो sp3 है जिसपे आपको CH3 दिख रहा है, एक हाइड्रोजन है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है। बाकी कोई भी कार्बन देख के बताओ जो sp3 वाले हैं, ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp3 है, बाकी नीचे वाले sp2 हैं। तो sp3 वाले कार्बन 2 तो नहीं मिल रहे ना, एक ही कार्बन मिल रहा है जिसपे डिफरेंट ग्रुप है। तो फिर यहाँ पे रिंग की वजह से उस जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उनकी वजह से कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। तो क्या पाई बॉन्ड की वजह से बनेगा? तो पाई बॉन्ड की वजह से तो बिल्कुल नहीं बनने वाला, क्योंकि बच्चों यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं? टोटल कार्बन आपके 6 हैं। जब 6 कार्बन है तो पाई बॉन्ड की वजह से कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको नहीं मिलेगा। तो मैं रिजल्ट बोल दूंगा कि मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर ना तो पाई की वजह से है, नहीं sp3 कार्बन की वजह से होगा। अब आते हैं इस मॉलिक्यूल में। तो इस मॉलिक्यूल में पाई की वजह से तो आंसर बनेगा नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बच्चों पाई की वजह से साइक्लोएल्कीन कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है। क्या एक कार्बन के साथ यहाँ पे CH3 अटैच है और इसी पर हाइड्रोजन है, तो 2 कार्बन ऐसे मिल गए हैं जिन पे डिफरेंट ग्रुप अटैच है। तो यस बच्चों यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। सभी को बात समझ में आ गई? क्लियर यहाँ तक है? एग्जांपल्स आते हैं बच्चों समझने के लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट बच्चों रूल है 8 to 11 कार्बन के जो रिंग बच्चों होंगे, रिंग बेटा हम लोग जो बात कर रहे हैं साइक्लोएल्कीन्स रिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें सिस फ्रॉम बच्चों हमेशा ज़्यादा होगी, मतलब अधिक अमाउंट में होगी। हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी अधिक होगी, ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगी। 8 से 11 कार्बन तक सिस फॉर्म बच्चों डोमिनेट करती है ट्रांस के कंपैरिजन में। लेकिन आप 11 से जैसे ऊपर जाओगे, 11 कार्बन से जैसे ऊपर जाओगे तो फिर वहां पे आपकी ट्रांसफॉर्म बच्चों क्या होती है? डोमिनेट करती है एज कंपेयर टू सिस फॉर्म, या ट्रांसफॉर्म बच्चों अधिक स्टेबल होगी एज कंपेयर टू सिस फॉर्म। क्या ये बात समझ में आ गई? ये रूल्स प्लीज आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे कौन स्टेबल है, कहाँ पे कौन अनस्टेबल है, सिस फॉर्म कहाँ पे स्टेबल है, ट्रांसफॉर्म कहाँ पे स्टेबल है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, क्या बच्चों यहाँ पे जो एल्काइन आपको दे रखा है,
क्या एल्काइन कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा? तो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बिकॉज एल्काइन बेटा कैसा होता है, लीनियर। अगर ये लीनियर शेप में है, इसकी ज्योमेट्री लीनियर है, तो इसमें दो ग्रुप है ही नहीं बच्चों कार्बन के अक्रॉस। जब दो ग्रुप बच्चों स्पेस में रोटेट कराएंगे नहीं, उनकी पोजीशन ही चेंज नहीं करेंगे, तो आपका कोई भी यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कोई भी स्टीरियोमर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आंसर क्लियर है, बिकॉज ऑफ लीनियर शेप। अब बच्चों हम लोग आते हैं एलिन्स की तरफ। एलिन्स में देखते हैं कि आइसोमर कैसे बनते हैं और क्या बनते हैं। तो एलिन्स का मतलब बच्चों पहले समझ लो। एलिन्स का मतलब बोल सकता हूं कि जो आपके डबल बॉन्ड होंगे बच्चों, या तो वो हम बोल सकते हैं कॉन्जुगेटिव होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं बच्चों कंटिन्यूअस होंगे। कैसे? कंटिन्यूअस, है ना। तो उनको हम लोग बोलते हैं एलिन्स। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, हम उसे एलिन्स बोलेंगे। कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहाँ पे बनेगा एलिन्स में, और कहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। तो देखो, मैंने आपको क्लासरूम में जब मैंने लेक्चर लिया था ऑनलाइन, तो वहाँ समझाया था कि एल्काइन जब आपके एलिन्स में जो स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, उसमें दिक्कत होती है। तो मैं चलो आपको बना के बताता हूं। यहां देखो जरा, ये मॉलिक्यूल बना हुआ है। इस मॉलिक्यूल में ये जो डबल बॉन्ड वाला दिख रहा है ना सीन, ये बच्चों कहाँ मिलता है? ये आपको एक्स वाई प्लेन में है। तो इसके साथ ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये वाला, ये आपको मिलता है बाई जेड प्लेन में मिलता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इनका प्लेन ही बदल गया। जब प्लेन ही बदल गया तो मतलब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो देखने को मिलेगा ही नहीं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, है ना, कि ये जो CH3 है ना, ये CH3 अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ, थोड़ा घुमाता हूँ, तो घुमाऊंगा तो देखो यहाँ से डिस्टेंस के बारे में बात करो, एरियल डिस्टेंस के बारे में। तो मतलब इस CH3 से इस CH3 की डिस्टेंस मान लेते हैं हम L1 है। फिर इस CH3 को मैं नीचे लाया, इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे लेके गया, तो फिर ये CH3 यहाँ पे आ गया। तो फिर यहाँ से इसकी डिस्टेंस बच्चों ये भी L1 ही रहती है। जब आपके इवन नंबर में पाई बॉन्ड हो, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ इवन नंबर, तो इवन नंबर में अगर पाई बॉन्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स एलिन्स के अंदर, तो फिर वहां पे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं मिलता है। क्योंकि बच्चों एरियल डिस्टेंस जो होगी फ्रॉम CH3 वो आपकी क्या होगी बच्चों? सेम होगी। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे एक्स वाई प्लेन के अंदर और बाइजेड प्लेन के अंदर जो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, जो हो गया यहाँ पे नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कोई भी जीआई आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऑड नंबर में पाई बॉन्ड आते हैं तो बच्चों आइसोमर आपको मिल जाएगा। जरा ध्यान से देखना, तो इसलिए रूल्स को बिल्कुल समझेंगे हम लोग। तो जरा यहाँ समझो, आप यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों? आपको ऑड नंबर में पाई बॉन्ड दिख रहे, किन दिख रहे हैं? 1 पाई बॉन्ड, सेकेंड एंड थर्ड। इसको जरा आप रियलाइज करके देखो, ये वाला प्लेन क्या होगा बच्चों? मान लेते हैं अपन एक्स वाई प्लेन है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेन आ रहा है, ये वाला प्लेन, ये आपका वाई जेड प्लेन होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट पाई बॉन्ड आ रहा है, ये आपका फिर से एक्स वाई प्लेन होगा। तो ये भी एक्स वाई प्लेन में है, ये भी एक्स वाई प्लेन में है। तो अब यहाँ पे अगर आप CH3 को रोटेट करा के देख लेते हो ना, तो फिर जो डिस्टेंस आएगी इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच में, CH3 की डिस्टेंस, इसको यहाँ लेके आओ और Cl को ऊपर लेके जाओ। तो बच्चों पहले डिस्टेंस मान लो इन दोनों के बीच में L1 है, और CH3 को जब मैं नीचे लेके आया ना, तो डिस्टेंस मान लेते हैं L2 है। तो फिर यहाँ पे L1 नॉट इक्वल टू L2 आएगा। और अगर ऐसा आएगा तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको देखने को मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं रिजल्टेंट बोल सकता हूं क्या कि अगर आपका डबल बॉन्ड इवन नंबर में होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा, क्योंकि बच्चों वहां पे प्लेनरिटी आपको नहीं मिलती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके बाद बच्चों अगर ऑड नंबर में अगर पाई बॉन्ड आते हैं तो फिर वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बिल्कुल बनेगा। डबल बॉन्ड कितने हैं आपके? 3 डबल बॉन्ड हैं। तो बिल्कुल आपको ये रूल ध्यान रखना, उसको मैं नीचे क्लियर करता हूं नोट के थ्रू। इवन नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन्स विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। रीजन बच्चों क्या है? प्लेनर, वहां पे प्लेनेटरी आपको नहीं मिलती है। जैसा बताया मैंने कि ये डबल बॉन्ड किस प्लेन में है? ये एक्स वाई प्लेन में है। ये एक्स वाई प्लेन में है। ये डबल बॉन्ड किस प्लेन में है? ये बाई जेड प्लेन में है।
और लास्ट वाला डबल बॉन्ड किस में है, ये फिर से एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई और एक्स वाई दोनों सेम प्लेन आए कि नहीं आए बच्चों, जहां पे ग्रुप अटैच है, बिल्कुल। अगर प्लेन सेम आ गया ना तो यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को मिल जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई। इसको मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूं। नीचे लिखा है ओनली ऑड नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन्स विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मतलब क्या है, मतलब ये है कि बच्चों इवन नंबर वाले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर देंगे ही नहीं, लेकिन ऑड नंबर वाले जो डबल बॉन्ड एलिन्स होंगे वो आपको यहाँ पे नॉट बर्थडे गलत यूज कर दिया है, वो आपको ऑड नंबर वाले डबल बॉन्ड जो होंगे वो आपको यहाँ पे एलिन्स में आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बिल्कुल शो करेंगे। लेकिन ध्यान जरूर रखना कि यहाँ पे जो ग्रुप अटैच है ना वो आपके डिफरेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सेम ग्रुप आ जाए, ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3, इधर भी क्लोरीन इधर भी क्लोरीन, तो फिर यहां से गलत हो जाएगा। ग्रुप आपके डिफरेंट होने चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। स्पाइरो कंपाउंड में, तो स्पाइरो कंपाउंड में क्या होता है बच्चों, रिंग मिलते हैं। आपको मैंने स्पाइरो कंपाउंड नोमेनक्लेचर में पढ़ाया है। तो बच्चों जो रिंग मिलते हैं, तो मैं सीधा बोलूंगा, अगर बच्चों इवन नंबर में अगर रिंग आपको मिलेंगे स्पाइरो कंपाउंड्स में, तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज प्लेन का दिक्कत है बच्चों। ये वाला किस प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में है। रिंग के साथ है ना, एक रिंग का du1 होता है। तो यहाँ पे ये वाला बच्चों किस प्लेन में होगा, ये आपके YZ प्लेन में होगा। दोनों का प्लेन अलग हो गया ना, तो फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। तो इवन नंबर आपके स्पाइरो रिंग के साथ कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनता है। अब आते हैं ऑड नंबर की तरफ। तो बच्चों मान लेते हैं किस प्लेन में है, ये XY प्लेन में है। ये किस प्लेन में है, ये आपका YZ प्लेन में है। और लास्ट वाला किस प्लेन में है, फिर से बच्चों XY प्लेन में। तो जब दोनों का प्लेन सेम, टर्मिनल वाले स्पाइरो रिंग का अगर प्लेन सेम हो जाएगा तो बच्चों यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर 100% आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए इवन नंबर में लिखा है मैंने, इवन नंबर रिंग कंटेनिंग स्पाइरो कंपाउंड्स विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और इधर लिखा है मैंने ऑड नंबर रिंग जो आपके कंटेनिंग स्पाइरो कंपाउंड्स होंगे वहां पे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को मिलेगा। नाउ कम्स बाइफिनाइल्स। तो बाइफिनाइल्स के अंदर भी बच्चों वही सीन है। बाइफिनाइल्स में नीचे लिखा भी है, मैंने नोट पढ़ो, इवन नंबर बेंजीन रिंग कंटेनिंग बाइफिनाइल्स विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इवन नंबर के जो होंगे ना उनमें बच्चों रिपल्सन होने लगता है। क्या, कि ये आयोडीन है, यहाँ पे एक CH3 होगा, तो इस CH3 और आयोडीन में रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होने से हम इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं, प्लेन के रिस्पेक्ट में। देखते हैं जरा कैसे होगा बच्चों। ये किस प्लेन में मान लेते हैं अपन, ये आपका सपोज XY प्लेन में है, तो यहाँ पे रिपल्सन हो जाएगा CH3 और जो ऑर्थो पोजीशन पे इधर CH3 इधर मिथाइल ग्रुप है, दोनों में रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होने के चक्कर में यहाँ पे रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन जब बेटा प्लेन बदल जाएगा, तो ये किस प्लेन में, YZ प्लेन में, तो दोनों का प्लेन अलग, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर खत्म हो गया, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऑड नंबर में ऐसे रिंग अगर आपके फिनाइल आते हैं तो लिखा है ऑड नंबर बेंजीन रिंग कंटेनिंग बाइफिनाइल्स विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। के बीच में तो प्लेन बदल जाएगा। तो बच्चों ये किस प्लेन में होगा, ये YZ प्लेन में होगा। और लास्ट वाला जो बेंजीन है ये बेटा किस प्लेन में होगा, ये फिर से XY प्लेन में आपको मिलेगा। तो इधर भी XY टर्मिनल फिनाइल, इधर भी XY टर्मिनल फिनाइल, तो यहाँ पे बिल्कुल भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको 100% मिलेगा। क्या बात क्लियर हो गई है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की जो हैं उनकी नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो बच्चों 3 रूल हैं, सिस ट्रांस के सिस्टम या सिन और एंटी सिस्टम या बच्चों ई और जेड सिस्टम। और सिस ट्रांस, सिन एंटी, ई जेड सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आप अपने आप को सेफ रखो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।